चमचमाती फर्श, फ्लैशी लाइट्स और बेदाग टेबल्स, तरह तरह के खाने की खुशबुएं और चमकदार चम्मच और प्लेट्स। परिवार या दोस्तों के साथ डिनर की प्लानिंग के वक्त यही सब दिमाग में घूमता है। लेकिन भारतीय कंज्यूमर के दिमाग में जो चल रहा है, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसे होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री परोसने में क्या कामयाब हो पा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुंबई के एक रेस्टोरेंट के खाने में चूहा मिलने की खबर जैसे ही सामने आई, हर किसी का मूड और स्वाद खराब हो गया। आखिर क्या वजह है कि दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में होटल, रेस्टोरेंट की साफ सफाई दोयम दर्जे की है? क्या सोच की कमी है या लापरवाही की जकड़न? ये जो रेस्टोरेंट मुंबई का है, ये फिर भी एक बड़ा परिष्कृत रेस्टोरेंट कहा जाता है। अगर आप दूसरे जो कम बजट के जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें साफ सफाई की बात सुन लीजिए तो फिर क्या ही कहने। जो हम चाह कर भी होटल, रेस्टोरेंट में साफ सफाई को लेकर क्रांति नहीं ला पा रहे हैं, इसके पीछे की वजहें क्या हैं? दरअसल होटल इंडस्ट्री में साफ सफाई का मसला सिर्फ चम्मच, प्लेट्स के चमकने तक नहीं जुड़ा हुआ है। खाने पीने का होटल अपनी भूख, आपकी जो है ग्राहक की भूख ही नहीं मिटाता, बल्कि आपको एक नया अनुभव ही नहीं देता, बल्कि एक ह्यूमन डिग्निटी यानी कि मानवीय गरिमा और रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ मंच है। साथ ही साथ उसकी जीवन से जुड़ा हुआ भी एक प्रश्न है, क्योंकि जो खाना आप खा रहे हैं वो जीवन में विपरीत या फिर वो पॉजिटिव परिवर्तन ला सकता है। सफाई को स्वच्छता से जोड़ दिया जाता है, लेकिन सिर्फ सफाई या जो बेसिक स्वच्छता है, हॉस्पिटैलिटी के ये आवश्यक तत्व तो जरूर हैं, जो किसी होटल में आने वाले ग्राहकों और कर्मचारी दोनों के सम्मान का प्रतीक भी हैं। आपके द्वारा किया गया व्यवहार, परोसा गया आहार और साफ सफाई के लिए की गई कोशिशें बताती हैं कि आप एक ग्राहक को, जो चाहे किसी भी सोशल स्टेटस का हो, बैकग्राउंड का हो, उसका सम्मान और देखभाल के लिए आप कितने सीरियस हैं, ये बताता है। हमारे ये कार्यक्रम देखने वाले कई होटेलियर्स और रेस्टोरेंट ओनर्स ये सोच रहे होंगे कि ये फिजूल की बातें हैं, ये अनर्गल प्रलाप है, लेकिन हम उन लोगों से, अपने रेस्टोरेंट में हाइजीन के बड़े बड़े दावे करने वाले जो लोग हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि आपके होटल में परसीव्ड हाइजीन है या एक्चुअल हाइजीन है। दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं कि परसीव्ड हाइजीन यानी वो हाइजीन जो हमें दिखती है, वो साफ सफाई जिसे हम देखते हैं, टच करके या महसूस करते हैं बाहर से, जो हमारा अनुभव है। लेकिन जो एक्चुअल हाइजीन है वो वास्तविक हाइजीन होती है। चमकदार चीज के पीछे की असली साफ सफाई क्या है, वो है एक्चुअल हाइजीन। और परसीव्ड और एक्चुअल हाइजीन की सच्चाई सिर्फ रेस्टोरेंट ओनर्स ही जानते हैं। जिन देशों में परसीव्ड हाइजीन या एक्चुअल हाइजीन के अंतर को जितना जल्दी समझ लिया, जितना कम कर दिया इस अंतर को, उतना वहां तरक्की हो रही है। और जहां अंतर बना हुआ है, वहां संकट और संशय भी बना हुआ है। यहां यह जानना भी जरूरी है कि जो रेस्टोरेंट जिनकी संख्या सौभाग्य से काफी अच्छी है, एक्चुअल हाइजीन को जब वो फॉलो कर रहे हैं, तो थोड़ी सी लापरवाही से उनकी परसीव्ड हाइजीन धूमिल क्यों हो रही है? ये एक तरह का बैलेंस है जिसे बनाना बड़ा जरूरी है। ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि अगले 5 सालों में जब हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने की रेस में होंगे, तब हॉस्पिटैलिटी में साफ सफाई और हाइजीन की हमारी समझ को भी आला दर्जे का होना होगा। अब खाने में चूहा मिल रहा है, कॉकरोचेस मिल रहे हैं, इसके अलावा भी देश के होटल और रेस्टोरेंट में जो दिक्कतें हैं उनको जरा समझिए, जो आप और हम जिनसे दिन रात दो चार होते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में चले जाइए, वहां का एम्बियंस और बदबू आना, स्टाफ का अपीयरेंस, उनका बिहेवियर, साथ ही साथ टेबल कंडीशंस जिसमें टेबल क्लॉथ से लेकर दाग धब्बे, टेबल के नीचे पड़ी गंदगी सब शामिल है। इसका कितना ध्यान रखा जाता है हमारे देश में? कई होटल्स में तो मेन्यूज, जो मेन्यू कार्ड्स होते हैं, वो इतने गंदे होते हैं कि आप उन्हें छूने से भी डर जाएं। लेकिन चीजें कुछ दुरुस्त जरूर हुई हैं कुछ मामलों में, जैसे कि साफ सफाई, बर्तनों की साफ सफाई। लेकिन वो बर्तनों की साफ सफाई किस माहौल में हो रही है, ये भी गौर करने लायक बात है। भारत में सर्व करने वाले जो वेटर्स कहते हैं, वो बड़ी विनम्र पृष्ठभूमि से आते हैं, बहुत ही विनम्र स्वभाव के होते हैं, लेकिन खुद की साफ सफाई को लेकर वो सजग नहीं हो पाते। और बड़ी बात यह है कि होटल मालिक भी उन्हें सफाई से रहने को एनकरेज नहीं करते। मैं सारे होटल्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका ये अनुभव होगा, बहुत बड़ी तादाद है ऐसे होटल्स की। किचन के भीतर का डिसऑर्गेनाइजेशन और हाइजीन प्रैक्टिस खाने पीने की चीजों में क्रॉस कंटामिनेशन को बढ़ा देते हैं, उसकी आशंका को बढ़ा देते हैं।
पेस्ट कंट्रोल को लेकर तो इतनी चिंताएं हैं कि पूछिए मत। पेस्ट कंट्रोल होता तो खाने में कॉकरोचेस, छिपकलियां और चूहे जैसी चीजें नहीं मिल रही होती। इसके अलावा रेस्टरूम कंडीशंस की चिंताएं अलग हैं, टॉयलेट्स वगैरह में, और वहां की हाइजीन के सबसे विचलित कर देने वाली चिंताएं हैं। आप खुद से, अपने परिवार से पूछ सकते हैं। अंत में जब खाना परोसा जाता है तो फूड प्रेजेंटेशन में जो सलीका होना चाहिए, जो साफ सफाई होनी चाहिए, उस पर कोई बातचीत नहीं होती। कुल मिलाकर साफ सफाई और हाइजीन एक ग्राहक के समूचे डाइनिंग एक्सपीरियंस में कैस्केडिंग इफेक्ट जोड़ता है और उस रेस्टोरेंट या होटल की ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री की रेपुटेशन और इंटेग्रिटी तय करता है। लेकिन क्या देश की होटल इंडस्ट्री इतना सोच पा रही है? हर किसी को अपना फायदा चाहिए, हर कोई कस्टमर फुटफॉल देख रहा है, अपनी आंखों के सामने दाग धब्बे छिपाना है, बस यहीं तक आदमी की सोच सीमित है। आज हम होटल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी पर बात कर रहे हैं, पर्सनलाइजेशन की बात हो रही है, हेल्थ एंड वेलनेस से जोड़ा जा रहा है, और लीजर यानी कि बिजनेस और लीजर का जो एक नया सेगमेंट बना है उसमें ट्रैवल का हम नया ठिकाना बन रहे हैं। लेकिन हाइजीन को लेकर पुरानी सोच हमारी राह बहुत मुश्किल कर रही है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का डेटा बताता है कि 2021 से 2025 के बीच सिर्फ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री 10% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। यह अभी और बढ़ेगी, लेकिन हाइजीन को लेकर चिंताएं दूर नहीं हो रही हैं। फिजिकल रेस्टोरेंट में तो फिर भी बदलाव की गुंजाइश देखी जा सकती है, लेकिन राइज ऑफ घोस्ट किचन्स यानी कि क्लाउड या वर्चुअल किचन्स में तो हाइजीन की कंडीशंस का कोई देखने वाला, पूछने वाला नहीं। आगे बढ़ने के लिए होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को खुद को ऑपरेशंस और कल्चर में क्रांतिकारी बदलाव की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, वरना तरक्की की रेस में हम पीछे छूटते जाएंगे। साथ ही सवाल इन कंडीशंस की निगरानी करने वाले सरकारी तंत्र पर भी उठता है, जो अभी भी ले देकर चीजों पर पर्दा डालने और जैसे तैसे निपटाने के माइंडसेट से आगे नहीं बढ़ पा रहा। नियमित इंस्पेक्शंस हो, निगरानी हो, सैंपल लिए जाएं, औचक निरीक्षण हो, शिकायतों पर कार्रवाई हो तो फिर बात बने, लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। इसीलिए खाने की डिशेस में चूहे, छिपकलियां, कॉकरोचेस, मक्खी और मच्छर हमारे माइंडसेट पर हंस रहे हैं। तो ये माइंडसेट कैसे चेंज होगा, क्या कुछ करने की दरकार है, इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान महेश झगड़े साहब हमारे साथ हैं, पूर्व एफडीए कमिश्नर महाराष्ट्र के। महेश सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। दो पक्ष, एक माइंडसेट का सर और एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करने वाले तंत्र का। आपको बड़ी चुनौती क्या लगती है? दीपक, एक ऐसा है कि आपने जैसा कहा कि ये सेक्टर बहुत बढ़ता है और ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे इकोनॉमी बढ़ती है, जैसे समाज मॉडर्न हो जाता है, वैसे किचन में कम घरेलू किचन है, वहाँ के जो कुकिंग होता है वो कम होते जाता है, और ये ऐसा रेस्टोरेंट में वो पूरी दुनिया का ये माहौल है। अभी इसमें ये होने वाला ही है। इसके लिए हमारा पुराना कानून था, एक तो कानून की इम्प्लीमेंटेशन है और सब लोगों की सोच समझ ये दूसरी बात है। लेकिन कानून इसमें ज्यादा अहम इसलिए रखता है कि अगर हमारे देश में इतने सारे रेस्टोरेंट्स है, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स है, उनके ऊपर कुछ तो निगरानी रखनी है, तो उसके लिए कानून होना चाहिए। पुराना कानून जो था, जो फूड प्रिवेंशन ऑफ फूड एडिक्शन एक्ट, वो सही नहीं था, वो इसके लिए कामयाब नहीं हो सका। इसलिए हमने 2012 से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 लाया है, और ये पूरी दुनिया में जो भी अच्छे कानून है उनमें से एक है। ये कानून में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रॉब्लम किस में है कि निगरानी रखने में, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस हो गया है, किसी का ध्यान नहीं है इसके ऊपर। हर एक स्टेट में उधर फूड सेफ्टी कमिश्नर की पोस्ट 2012 से तैयार की गई है, और उसके अंदर पूरे तालुका और सब तालुका के जगह तक वहां पे फूड सेफ्टी ऑफिसर से लेके बड़ा ऐसे मशीनरी बनाई है। किस लिए कि ये जो रेस्टोरेंट्स है या फूड बिजनेस ऑपरेटर्स है, उनका एक एलैबोरेट ऐसा दिया है कि सेक्शन शेड्यूल 4 है, उसमें शेड्यूल 4 है, उसमें क्या क्या करना चाहिए। उसमें आपने एक हाइजीन तो एक बात कहा, लेकिन उसमें बहुत कुछ है। वो आउटडेटेड ऑयल यूज करते हैं क्या, गलत ऑयल यूज कर, कहाँ से ऑयल लाया, कहाँ से सब्जी लाई, कहाँ से क्या किया, सब प्रोसेसिंग ठीक होता है क्या नहीं, यानी वो हाइजीनिक हेल्दी फूड भी और इंग्रेडिएंट भी हेल्दी है क्या नहीं है, वो सब इसमें जायजा लिया जाता है। और उसके लिए उनको बार बार लेबोरेटरी आप से बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास जो कानून है उसमें ये तमाम प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये जितने प्रावधान हैं इनकी बात तब होती है जब कोई इस तरह का मामला सामने आ जाए, वायरल हो गया, तो फिर एक चिंता व्याप्त हो जाती है, उसके बाद एक्शंस होते हैं। ये जो प्रिकॉशनरी जो स्टेप्स लेने चाहिए
वो क्यों नहीं होते? शिकायत मिलने के का इंतजार क्यों किया जाता है? ये आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस कहा, ये क्या उसी का हिस्सा है? दीपक, एक चीज ऐसा है कि मैं फिर से आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ कि पुराना कानून जैसे कुछ होता है तो उसके ऊपर एक्शन लेने का कानून था, लेकिन ये कानून ऐसा नहीं है। ऐसी चीजें होना ही नहीं चाहिए, ये कानून बताया है कि ये जो मशीनरी है एडमिनिस्ट्रेटिव, उन्होंने देखना है कि ये चीजें वहां पे है और कोई गलती से किसी के देश में रैट या कोई चूहे ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। यानी ये सब चीजें नहीं होना है, उसके लिए उनको बार बार वहां जाके इम्प्रूवमेंट नोटिस देना है, इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या नहीं है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो वो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको सस्पेंड किया जाना है। वो सब चीजें, यानी ये फ्रॉम फार्म टू प्लेट, फार्म टू फोर्क, यहाँ पे ऐसे लाइसेंसिंग दिया है और हर जगह निगरानी रखी है। यानी एक बार कंज्यूम होने के बाद तो आदमी तो सफर करेगा, लेकिन वो आदमी सफर ही नहीं करेगा इस तरह से प्रावधान बने। लेकिन महेश ये सर जो थोड़ा सा मशीनरी है, महेश सर थोड़ा सा हमें बताएं, हमारे दर्शक, मैं समझ सकता हूं, हर कोई मेरे समेत हर कोई दर्शक ये जानना चाह रहा होगा कि किसी इलाके में अगर कोई रेस्टोरेंट खुल रहा है, वहां पर जो सरकारी तंत्र है, जो एफडीए या दूसरी एजेंसी जो हैं, वो किस तरह से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है? काम क्या है? काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पे नहीं जा रहे हैं अभी। काम क्या है एक्चुअल में? मैंने रेस्टोरेंट खोला और वो सही स्वस्थ तरीके से कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, इसके लिए क्या प्रावधान है सर? उसमें ऐसा है कि ये जो रेस्टोरेंट खुला है तो उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन या साइज के मुताबिक उसको लाइसेंस लेना पड़ता है और उसमें बहुत सारी कंडीशन दिए हैं। वो कंडीशन के मुताबिक वो बना है क्या नहीं है, वहाँ पेस्ट कंट्रोल के लिए नेटिंग किया है क्या नहीं है, वो फ्लोर कैसा है, टॉयलेट कैसे है, किचन कैसा है, फूड स्टोर करने के लिए बात कैसी है, फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स है क्या नहीं है, और वो जो स्टाफ है वो स्टाफ ने उसके हेल्थ चेकिंग हुआ है क्या नहीं है, उनको कुछ डिजीज है क्या। ये पूरी चीजें वो देखने के बाद फिर उसको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, बार बार वहां पे जाके इंस्पेक्शन करना पड़ता है कि सिर्फ लाइसेंस की कंडीशन दी नहीं है तो वो उसके ऊपर जाके उनको देखना पड़ता है। अगर नहीं किया तो उसको लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं या उसको जुर्माना कर सकते हैं या उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे होता नहीं है। आपने पूछा है क्या कभी कोई नागरिक ने कि मेरे इलाके में या कोई आमदार ने या खासदार ने कोई कभी पूछा है क्या कि मेरे एरिया में, इलाके में कितने रेस्टोरेंट के ऊपर कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं होता है। जब तक ऐसा है कि कोई कुछ ऐसा होता नहीं, ऐसा इंसिडेंट होता नहीं, तब तो कुछ होता नहीं। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। इसके लिए ये जो आपके एरिया में जो रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट को पूरे अच्छी तरह से करे, इसके लिए ये सब प्रावधान बने हुए हैं। लेकिन वहां का फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो एरिया के लिए, वहां कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि ऐसे इसमें पहला तो एक्शन उसके ऊपर होना चाहिए, वो सस्पेंड होना चाहिए, उसको जुर्माना होना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि सर दो तरह के इंस्पेक्शन, आपने सही कहा, कानून में पूरे प्रावधान है फार्म टू प्लेट तक के। लेकिन इंस्पेक्शन जो होता है, अब कहा यह जाता है कि अब दो तरह के इंस्पेक्शन हो गए। एक जो रियल इंस्पेक्शन होता है, जब आप रियल एस्टैब्लिशमेंट में जाके इंस्पेक्शन करें, और दूसरा जो रिवर्स होता है, जो फाइल बन के जाती है रेस्टोरेंट से और वो एफडीए के ऑफिस के दफ्तर के कर्मचारियों तक पहुंचा दी जाती है और वो फाइल का इंस्पेक्शन हो जाता है, और ये रियल इंस्पेक्शन कहा जाता है। सर ये माइंडसेट कब बदलेंगे सर हम? इसमें ऐसा कि माइंडसेट जब बदलेगा, मैं बार बार कह रहा हूं और जब से मैं था एफडीए कमिश्नर तब से बोल रहा हूं कि जब तक वहां के फूड सेफ्टी कमिश्नर है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, फूड सेफ्टी फसाई जो है फूड अथॉरिटी हमारी इंडिया की, उनके ऑफिसर्स के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होती, मुझे लगता है कि ये कुछ होने वाला नहीं। मैं पॉलिटिशियंस को बिल्कुल इसमें कुछ ये नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने तो पूरे कानून दिए हैं, वो सैलरी दिया है, नेटवर्क बनाया है। अगर तभी भी फेलियर हो रहा है तो मुझे लगता है कि जो टॉप है ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, हेल्थ सेक्रेटरी रहेंगे, या फिर इसमें से फूड सेफ्टी कमिश्नर रहेंगे, इनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं हो तो नीचे कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो कार्रवाई करता था, मैं वहां के फूड सेफ्टी फूड बिजनेस ऑपरेटर या रेस्टोरेंट के या उसकी कार्रवाई करने से मैं मेरे ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई करता था। बहुत अच्छे उसके आसार आ जाते हैं, और ये अगर अच्छे आसार आते तो क्यों नहीं चालू रखना चाहिए, वो कंटिन्यू होना चाहिए। वैसे ये आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। देखिए कई बार यहाँ पर देखिए एक चीज को समझिए आप, जब किसी रेस्टोरेंट से इस तरह की खबरें आती हैं तो हर कोई पूरा रेस्टोरेंट और ये सब, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार जो बहुत बड़ा तत्व है, जो सरकारी तंत्र वहां पर बैठा हुआ है, जिसकी निगरानी की, इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद हम उस पर बातचीत करते नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने इस पक्ष को उजागर किया। हमेशा ईमानदारी से आप बड़े अच्छे इंसाइट्स देते हैं, और हमें लगता है कि जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको जो सर ने जो टर्म उद्धृत किया है, जो बिल्कुल सही है,
एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस जो है, खास तौर से इस केस में भी ये पैरालिसिस को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तब जाके हम एक विकसित भारत होने का जो असली सपना देख रहे हैं ना, वो माइंडसेट भी जब विकसित हो जाएगी हमारी सरकारी सोच में भी और एक आम रोजमर्रा के जीवन वाली सोच में भी, असली मायनों में तब हम विकसित होंगे। थैंक यू सो मच सर, वक्त निकालने के लिए आपका। महेश झगड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी।